नमस्ते, मेरा नाम है अक्षय पाटिल और आप देख रहे हैं एथ फिटनेस की खास पेशकश फैट लॉस सीरीज। और इस फैट लॉस सीरीज का ये बहुत ही स्पेशल वीडियो क्या है। इस स्पेशल वीडियो में एक ऐसी सक्सेसफुल फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो अपने आप में ही प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की मिसाल है। दिस स्टोरी इज ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर परितोष, who is IT professional working in Amazon, New York. He lost 27 kgs in a span of 6 months and he is still continuing to do so. 106 kg से 79 kg तक के ये जर्नी में हमने किस तरह से प्लानिंग किया, हमारा एग्जीक्यूशन कैसा रहा, न्यूट्रिशन का रोल प्ले कैसा था, किस तरह से एक्सरसाइजेस का शेड्यूलिंग किया गया था। लॉकडाउन होने की वजह से जिम अवेलेबल नहीं थे, पर फिर भी हमने हमारा होम वर्कआउट शुरू रखा। इस होम वर्कआउट में हमने कौन से एक्सरसाइजेस को प्रेफर किया, हमने एक एक्सरसाइजेस साइंस को किस तरह से अप्लाई किया, न्यूट्रिशन का प्लानिंग किस तरह से था, उसके जॉब को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी लाइफस्टाइल को किस तरह से मॉडिफाई किया था, हमने उसकी लाइफस्टाइल को, उसके पूरे दिन को किस तरह से डिज़ाइन किया था। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें आपको बहुत सारे वेट लॉस के आइडियाज़ मिलेंगे। ये जर्नी किस तरह से प्लान होती है, इस जर्नी में क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इस जर्नी में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना होता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये सक्सेसफुल फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपने इस सक्सेसफुल फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से अप्रोच किया, इसका एग्जीक्यूशन कैसा था, इसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए। और इसलिए मैंने मिस्टर परितोष के साथ वीडियो कॉल पर एक कॉन्वर्सेशन किया और उसे डेलिबरेटली कुछ सवाल पूछे। तो इन सारे सवालों के आंसर्स आपको उसके तरफ से ही मिलेंगे। सो प्लीज़ चेक आउट द फुल वीडियो एंड लेट मी नो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो मोटिवेटिंग एंड एनलाइटनिंग अबाउट वेट लॉस। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और आपके दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो बेसिकली जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी वो आई थिंक 106 केजी से, और अभी राइट नाउ यू आर एट 79 केजीज। तो मुझे नवंबर में हमने डाइट के बारे में बात की थी कि अराउंड नवंबर वेट मेरा 106 था, तो मैंने मैसेज किया था कि अभी कुछ करना पड़ेगा। तो तब हमने डाइट की बात की थी और मेरे हिसाब से एक मंथ तो हमने सिर्फ डाइट पे फोकस किया था। yes. और सिर्फ जब डाइट एकदम हमारा हो गया कि अभी ये फॉलो हो सकता है, फिर 15 दिसंबर अराउंड हमने एक्सरसाइज और ट्रेनिंग रिजीम पे बहुत फोकस किया था। तो बेसिकली हमारा जो 1.5 मंथ था वो हमने थोड़ा उसमें एक्सप्लोर किया कि इंडिविजुअली तुझे न्यूयॉर्क में तेरा जॉब जो है अमेजोन में, यू आर IT प्रोफेशनल, तो उस तेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें कौन सा डाइट प्लान या फिर पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जो सबसे बेस्ट तू फॉलो कर सकता है कंसिस्टेंटली, जो सस्टेनेबल रहेगी, ये हमने एक्सप्लोर किया 1.5 मंथ में। एंड फ्रॉम देन ऑन वी रियली टुक इट सीरियसली और आज तक हमने उसे कंसिस्टेंसी से फॉलो किया है। करेक्ट। मुझे लगता है एक जो हमारा डाइट एक्सप्लोर कर रहे थे तब का डिस्कशन था जब मैंने कहा था कि मैं एटलीस्ट एक मील मेरा रोटी सब्जी होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन था। तो वो हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि कौन सा मील रोटी सब्जी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक मील रोटी सब्जी नहीं होगा तो मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो उसके अराउंड हमने जो 1.5 मंथ में फिर प्रोटीन फैट सब बैलेंस करना, कंसिडरिंग कि एक मील या तो 2 रोटी सब्जी या दाल चावल कुछ एक होगा। वो 1.5 महीने में हमने किया था। ये जो जर्नी है जो हमने सक्सेसफुली फैट लॉस एग्जीक्यूट किया है और 27 केजीज कम किए हैं हमने 106 से लेके 79 तक। इसमें हमने इंडियन जो हमारा रेगुलर जो हम इंडिया में खाते हैं दाल चावल या फिर रोटी सब्जी, इसे रख कर ये किया है। और ऐसा नहीं कि हमने वेट लॉस किया है या फिर हमने कुछ गलत वेट लॉस किया है, हमने शेयर फैट लॉस किया है, क्योंकि ये समझ में आता है कि तेरे हेल्थ इंडिकेटर्स हमेशा अप जा रहे हैं, वो कभी नीचे नहीं आए हैं। 106 पे और अभी 79 पे तुझे खुद में सबसे ज्यादा क्या फर्क दिखता है और तू इंडिविजुअली क्या एक्सपीरियंस करता है हर रोज जो तेरी लाइफस्टाइल है अभी ये जो चेंज हुआ है 27 केजीज के बाद? चेंजेस तो बहुत सारे हैं। तो एक जैसे काफी
जैसे नोटिसेबल चेंज ये है कि मैं कोई भी चीज उठाने के लिए जब झुकता हूँ तब मुझे ये महसूस होता है कि मेरा पेट बिल्कुल ही मतलब फ्लैट है अभी। तो वो मैं इसके पहले आसानी से चीज नहीं उठा पाता था, या मुझे महसूस होता था कि मेरा पेट है, तो चीज उठाने के समय मुझे घुटनों में नी बेंड हो जाता था मेरा, क्योंकि वेस्ट से पूरा एब्डोमेन बेंड नहीं होता था पेट की। राइट। वो एक चेंज है जो काफी नोटिसेबल है। दूसरा, मैं काफी एक्टिव हो चुका हूँ, लिथार्जी बहुत कम हो चुकी है। कोई चीज कहीं से उठा के रखनी है, किचन से पानी ले आना है, तो मैं 2 बार सोचता नहीं हूँ। पहले मैं एक बार सोच लेता कि ठीक है प्यासा रह जाऊंगा तो क्या हो गया, नहीं लेके आते हैं पानी। तो वो एक्टिवनेस काफी बढ़ गई है। और मैंने नोटिस किया है कि मेरा वेट कम हुआ है लेकिन मेरे मसल गेन हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही न्यू था, मैंने ये कभी पहले जब भी मेरा जो भी 4-5 kgs वेट लॉस मेरा 2 महीने में होता था, उसमें मेरा मसल भी लॉस होता था, फैट भी लॉस होता था। और तो अभी मेरा मसल गेन हो रहा है, तो मैं नवंबर के कंपैरिजन में मेरे मसल्स ज्यादा है लेकिन मेरा वेट कम है। तो मुझे लगता है वही आइडियल है और वही हमारा फोकस भी था। हाइपरट्रॉफी पे अभी हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि मसल हाइपरट्रॉफी मतलब जो मसल की साइज बढ़ना है, टू इंक्रीज इन साइज इज हाइपरट्रॉफी। वो तभी पॉसिबल है जब हम सरप्लस में खाना खाते हैं, या फिर हमारी एनर्जी सरप्लस में होती है। मतलब जो हमारा टोटल कैलोरिक एक्सपेंडिचर है उसके बाद हमारे पास एनर्जी बची हुई है, तो वहां पे नोटिसेबल मसल गेन होता है। करेक्ट। अभी क्या हुआ है कि जो हमारे पास मस्कुलो स्केलेटल मसल्स थे उन्हें हमें स्ट्रिक्टली ट्रेन करके स्ट्रेंथन किया है। तो डेफिनेटली हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ बढ़ी है, मतलब मसल और बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने डाइट के साथ स्ट्रिक्टली वर्कआउट रेजिम फॉलो किया, इवन इन लॉकडाउन आल्सो। करेक्ट। तो जो तेरी ये जर्नी है अभी 6.5 months की, तो ये मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरा पता है कि हमने किस तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है, बट प्रैक्टिकली तेरा माइंडसेट कैसा था, और बेसिकली तूने मैं चाहता हूँ कि तू समराइज करे कि तेरा रूटीन कैसा था, डेली रूटीन, और तेरा जॉब संभाल के, और तू वहाँ पे अकेला रहता है तो किस तरह से तूने तेरा किचन भी तूने संभाला, तेरे हर डाइट्स को तूने एवरी मील का तूने ख्याल कैसे रखा, प्लानिंग कैसे होती थी, ये एक्चुअली मैं सुनना चाहता हूँ। और इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा कि कोई बंदा अब्रॉड रह रहा है अकेला, और उसको उसका जॉब भी जो कि हाई प्रोफाइल जॉब है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके साथ ट्रेनिंग और डाइट को अच्छे से फॉलो करना कंसिस्टेंसी से, तो उसको बहुत प्लानिंग लगती है। तो ये जो तेरा खुद का प्लानिंग है, इसमें 90% कंट्रीब्यूशन तेरा है, क्योंकि यू कस्टमाइज दिस अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले तेरा। तो वो मैं सुनना चाहता हूँ पूरा जर्नी। तो मुझे लगता है अक्षय, इनपुट तो काफी तुम्हारा ही है, तो तुमने बहुत हम्बल बोल दिया कि 90% मेरा है इन डाइट और एक्सरसाइज प्लान। तो सारा रेजिम तुम्हारा ही था, मैं बस फॉलो कर रहा था। तो एक चीज मैंने जो स्ट्रिक्टली फॉलो की थी वो ये थी कि हमने 1500 कैलोरीज तय किया था। तो और उसका हमारा बैलेंस भी तय था कि इतने कार्ब्स होने चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए। तो एक चीज मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो की कि मैं अगले दिन का सारा डाइट मैं लिख लेता था। जैसे आज रात 11 बजे अगले दिन में मेरे 1500 कैलोरीज क्या होने वाले हैं, ये मैं पूरे लिख लेता था और कैलकुलेट कर लेता था कि मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स खाऊंगा या पोहा खाऊंगा या उपमा खाऊंगा, जो भी खाऊंगा वो किचन में जो वेइंग स्केल होता है उस पे मेजर करके कि मैं इतना ग्राम पोहा लेने वाला हूँ, इतना ग्राम उसमें प्याज डालने वाला हूँ, फिर सब्जी रोटी, रात में इतने अंडे, जो भी डाइट होगा वो मैं लिख लेता था। और उस हिसाब से 1500 के हिसाब से उसको एडजस्ट करता था। किसी दिन मॉर्निंग में ओट्स खा लिए और स्ट्रॉबेरीज खा ली तो उतने कार्ब्स बचते नहीं थे, तो सब्जी के साथ 2 की जगह 1 रोटी कर दी। तो ये जो कैलकुलेशन है ना,
बैलेंसिंग yes. ये मैं अगले दिन का उसकी पहली रात 11 बजे कर लेता था। तो किसी भी दिन में एक बार दिन की शुरुआत होने के बाद मैं इस चीज में टाइम स्पेंड नहीं करता था कि अभी क्या खाऊं डिसाइड करने में। तो मेरा दिन के समय डिसीजन टाइम 0 था। मुझे पता था कि इतने बजे ये खाना, ये मैंने लिख रखा है, और वो कागज पे लिख के मैं कागज वो अपने फ्रिज पे चिपका देता था। तो और ये मैं रोज रात 11 बजे करता था। तो अगर मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो उस पूरे दिन में मैं क्या खाऊंगा ये मुझे पता है, उस कागज पे लिखा है, और मैं उतना ही खाऊंगा। और वो सही इसलिए है क्योंकि पहली रात मैंने सारे कैलकुलेशन करके उसको एडजस्ट कर लिया है। तो अब मुझे तो मैं थोड़ा सा तुझको, सॉरी मैं डिस्टर्ब करूंगा। नहीं, बोलो। 1500 कैलोरीज हमने डिसाइड किए थे, और हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम you will make sure that you are spending at least 2000 calories every day. करेक्ट। वो डेफिसिट हमने मेंटेन करना था, और बहुत लंबी जर्नी चलने वाली है। तो हमने बहुत से जो लोकल फूड, जैसे इंडिया में हमारा लोकल फूड जैसे उपमा है या फिर पोहा है या फिर स्ट्रॉबेरीज है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा था कि कॉम्प्लेक्स या सिंपल, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है या हाई है, उतना हमने उस पर फोकस नहीं किया। पर कैलोरीज पे हमने स्ट्रिक्टली फोकस किया था 1500। और सेकेंड चीज, जो कार्ब के बारे में तो हमने थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। बट जो प्रोटीन और फैट्स, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, जो हमें मेजर एनर्जी देते हैं, उसमें जो प्रोटीन और फैट है उसमें हमने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया है। तो उसके बारे में अभी मुझको थोड़ा बता। प्रोटीन एंड फैट्स, इसेंशियल बॉडी फैट्स, इसेंशियल डाइटरी फैट्स, सॉरी। करेक्ट। तो उसमें जो हमारा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट था कि 1500 कैलोरीज में 40% फैट होना चाहिए और 30% प्रोटीन होना चाहिए। यस। तो ऐसे काफी दिन होता था कि मैंने पोहा खा लिया या रोटी सब्जी खाने के बाद उतना कार्ब नहीं बचता था डिनर के लिए। यस। सिर्फ प्रोटीन का बाकी रहता था कोटा पूरा करने के लिए। तो मैंने वो पूरा करने के लिए एग वाइट्स और प्रोटीन पाउडर जो होता है, तो उससे भी वे प्रोटीन, उससे भी काफी, क्योंकि वो प्योर प्रोटीन का सोर्स है, उसमें कार्ब ज्यादा होते नहीं है, तो वो बैलेंसिंग के लिए मुझे काफी उसकी हेल्प हुई। एग वाइट्स इतने मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसका टेस्ट, मतलब बॉइल्ड एग वाइट्स खाओ तो उसका इतना टेस्ट नहीं आता है। लेकिन एग वाइट्स एक ऐसा सोर्स था जो हमारे डिस्कशन में मुझे पता चला कि जिसमें सिर्फ प्रोटीन है, कार्ब्स कुछ भी नहीं है, फैट कुछ, लीन प्रोटीन कहते हैं उसे, लीन प्रोटीन। करेक्ट। तो अगर मेरे जो मैं डाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ उसमें अगर 20% सिर्फ प्रोटीन बचता है कोटा, और कार्ब्स और फैट खत्म हो जाते हैं, तो मैं 4 एग वाइट खा के वो कोटा खत्म करता था। तो मेरा ये स्ट्रिक्ट था कि कार्ब्स, इंडियन डाइट स्टाइल ऐसा है ना कि कार्ब्स तो किसी भी दिन खो ही जाते हैं खत्म। कार्ब खत्म करने में कोई मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है फैट और प्रोटीन, उसमें भी हेल्दी फैट के लिए। राइट। तो कुछ फ्राइड खा के फिर भी फैट कंप्लीट कर सकता हूँ। असली तो मेहनत लगी थी प्रोटीन कोटा खत्म करने के लिए। उसमें तो मैं नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब अंडा खाता हूँ पर मीट नहीं खाता हूँ। तो प्रोटीन कोटा फिनिश करना ये काफी चैलेंज था। लेकिन मैंने ये ध्यान रखा था कि एग वाइट, वे प्रोटीन और ऐसे फूड्स पे फोकस करूँ जिसमें प्रोटीन भी है। जैसे स्ट्रॉबेरीज में कार्बोहाइड्रेट से लेकिन अच्छा खासा प्रोटीन भी होता है। मतलब उसकी जगह मैं बनाना खाऊं तो बनाना में उतना प्रोटीन नहीं है, सिर्फ मतलब ज्यादा कार्ब्स है। तो सिंपल कार्ब का सोर्स। करेक्ट। तो मैंने फोकस थोड़ा सा ये भी रखा कि मैं फ्रूट्स और इसमें भी, बनाना में ऑफ कोर्स वीक में एक दिन खाता हूँ क्योंकि सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, पर मेजॉरिटी फोकस ये था कि ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन भी हो और कार्ब्स भी हो, ऐसे फूड्स पे भी मेरा फोकस ज्यादा रहा है। फैट में घी और घी पे, क्योंकि रोटी सब्जी या दाल चावल खाता हूँ उसमें तो मैं घी ऐड करता ही हूँ, तो दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो एग वाइट्स खाता हूँ उसमें 1 एग योक भी खाता हूँ, तो दैट इज गुड सोर्स ऑफ फैट। इसेंशियल फैट्स में हमने डिफरेंट सोर्सेज से फैट्स को ऐड करने के लिए फोकस किया था। जैसे एग का योक हो गया, देन अ टीस्पून ऑफ घी, देन नट्स। करेक्ट। नट्स और सीड्स भी रोज डेली कंजम्पशन में है।
कुकिंग ऑयल में अगर हम घी यूज करते तो फिर हम उस दिन दूसरा कोई कुकिंग ऑयल का सोर्स स्किप नहीं। करते, जैसे कि ऑलिव Correct. ऑयल है। करेक्ट। तो हम कोई तो भी एक कुकिंग ऑयल का सोर्स यूज करते थे, जिसमें या फिर घी होगा या फिर ऑलिव ऑयल होगा यस। या फिर कोई दूसरा राइस ब्रान ऑयल हो Correct. सकता है। फिर हमारे जो सम अमाउंट ऑफ फैट वाज कंपलसरी कमिंग फ्रॉम एग योक, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल एंड लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। और नट्स जो है, ड्राई फ्रूट्स नहीं कह रहा मैं, नट्स जो है, नट्स से भी हमारा फैट कंटिन्यूअसली आ रहा था। हाँ। और ये हमें अभी एक्सपीरियंशियली पता चल गया है कि 6.5 महीने में जो हम कैलोरिक डेफिसिट में है, कंटिन्यूअसली वर्कआउट चल रहा है, बट स्टिल हमारी जो वाइटल फिजियोलॉजिकल हेल्थ है वो ऑन द मार्क है, टू द मार्क है, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस हेल्दी फैट्स। बिकॉज मुझे कभी भी हेल्दी फैट नहीं बोलो। फटीग कभी हमें लगा नहीं। नहीं, कभी नहीं। फटीग मैं तो जैसे वेट लॉस के हिसाब से मैं और एक्टिव होता गया हूँ। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं वीक हूँ या मुझे लॉस ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं लगा। इसके नीचे ब्लैक सर्कल नहीं है, स्किन ग्लो कर रही है पहले से ज्यादा। एक और ये है कि हमने नट्स और सीड्स में एक इंक्लूड किया था ड्राइड कोकोनट और ब्लैक सेसमी सीड। यस यस यस। तो इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ये स्टार्ट करने से पहले साइड से मेरे बाल ग्रे होना शुरू हो गया था। यस यस यस। पर जैसे मैंने ड्राइड कोकोनट और ये शुरू किया, 6 महीने में मेरे बाल ग्रे होना बंद हो चुके हैं। मतलब मुझे नहीं, मतलब ये उसका अभी तुम ही बताओ ये मतलब सही है कि नहीं ऑब्जर्वेशन। हाँ, पर उसमें ऐसा है कि पर्सनली आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। आई थिंक माय लाइफस्टाइल इज प्रीटी मच हेक्टिक एंड आई एम नॉट एबल टू provide that much nutrition the way I train, because I am training athletes and I am training myself also. So वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एजिंग प्रोसेस आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा फास्टर है और थोड़ा जेनेटिकली भी हेयर्स का प्रॉब्लम है। तो जब मैं ये हेयर प्रॉब्लम पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि कोकोनट ये हमारे फैट लॉस के लिए भी इसेंशियल है, क्योंकि वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है। और ब्लैक सेसमे सीड भी फैट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एट द सेम टाइम वो बालों के लिए भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुझको किया था कि ये सीड और ये कोकोनट को हम ऐड करते हैं और हमें उसका मतलब डबल बेनिफिट हो गया। हाँ बिल्कुल। मुझे तो मतलब अभी नोटिस हो रहा है कि मेरा ग्रेइंग ऑफ हेयर तो ऑलमोस्ट, मतलब जो ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं वो तो खैर उसका कुछ कर नहीं सकते, पर ग्रेइंग एक अभी बंद हो गया, मतलब नहीं हो रहा है। और उसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा बॉडी का एज रिवर्स हो रहा है ये प्रोसेस में। जो अभी तेरा एज है 27 तेरा एज है, तो ये पॉसिबल है कि 106 पे तेरा एज शायद बियॉन्ड 30 क्रॉस कर गया होगा। वो अभी फिर से आ रहा है। करेक्ट। और वेट ट्रेनिंग और सभी ट्रेनिंग रेजिम को फॉलो करने का एक रीजन होता है कि हमें एंटी एजिंग इफेक्ट मिले। और वो एंटी एजिंग इफेक्ट और एक वजह से मिलता है कि जब हमने अभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में डिस्कस किया, पर विटामिन मिनरल्स हमने डेडिकेटेडली उस पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखा है, क्योंकि 1500 कैलोरीज में सब विटामिन मिनरल्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने कुछ सप्लीमेंटेशन भी रखा है साथ में। करेक्ट। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन मिनरल्स की पूरी आर्मी, वो एंटी एजिंग इफेक्ट देती है हमेशा। जो हमारा ब्रेकडाउन होता है वो कैटाबॉलिज्म कहते हैं उसे फिटनेस में, उसको वो नलीफाई करके उसको एनाबॉलिज्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है बॉडी ग्रोथ फेज में। तो अभी थोड़ा विटामिन मिनरल्स के बारे में बता मुझको कि तूने किस तरह से विटामिन मिनरल्स को मैनेज किया है थ्रू आउट द जर्नी। हाँ, तो मुझे जो मैं फोन पे एक ऐप यूज करता हूँ, तो जो भी मेरा डाइट है दिन का वो मैं उसमें एंटर करता हूँ। तो उस ऐप का नाम है माई फिटनेस पैल। वो हाँ, एंड अंडर आर्मर का ऐप है। और ऐसे काफी सारे ऐप है, तो जरूरी नहीं कि यही यूज होना चाहिए। पर वो ऐप जो भी हम खाते हैं उससे कितने विटामिन मिनरल्स हमें मिलते हैं उसका एक ब्रेकडाउन दे देता है। तो उस हिसाब से ये समझ आया था कि मल्टीविटामिन मतलब आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, इसका कोटा पूरा नहीं हो रहा था। मतलब 1500 अगर मैं 1500 कैलोरी मार्क रखूं
तो वो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक का कोटा पूरा नहीं होता। अगर नहीं वो होता पूरा है। करना है तो कैलोरीज 2500 करनी पड़ती है। तो इसलिए फिर मल्टीविटामिन जिसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम है, वो एक टैबलेट हमने ऐड की थी। उसके बाद हमने ऐड की थी एक विटामिन सी की एक्सक्लूसिवली। Yes. उसके बाद हमने एक विटामिन ई ऐड की थी और हमने बी कॉम्प्लेक्स ऐड की। तो ये 4। इंडिया से तूने एंटॉक्सिड साथ में लेके गया था, तू एंटॉक्सिड इंडिया से? नहीं, मैंने ये चारों यहीं पे ली थी। एक्चुअली इंडिया से लेके आने वाला था पर मैं भूल गया। हाँ। पर ये चारों मतलब ये कोई भी मतलब बेसिक ओवर द काउंटर है ये। मल्टीविटामिन न्यूट्रास्यूटिकल है। हाँ, मल्टीविटामिन जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी वाली एक, ई वाली जो 200 IU है, एंड Yes. एंड बी कॉम्प्लेक्स। बस यही 4 थी ऐसे कुछ। तो ये कहीं भी ओवर द काउंटर मिल जाती है। यहाँ पे बस ब्रांड अलग होगा पर यहाँ भी मुझे मिल जाती है। बराबर। उसको बेसिकली डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल के अंडर नहीं आता, न्यूट्रास्यूटिकल है। करेक्ट। और हमने ये इसका ख्याल रखा था कि हमने उसके डोसेजेस हायर नहीं रखे थे। 1500 कैलोरीज में जितना हो सके हम विटामिन मिनरल्स के सोर्सेस रख रहे, जैसे कि फ्रूट्स है, नट्स एंड सीड्स है, सैलेड है, वेजिटेबल्स जो हम खा रहे थे उसमें से हमें मिल रहा था। और बाकी का जो हमें नहीं हो पा रहा है पूरा, उसको हमने सिर्फ सप्लीमेंटेशन से कवर किया था। तो ये तो हो गया डाइट के बारे में, जिसमें सबसे बड़ा टेकअवे है सभी लोगों के लिए जो ये देखेंगे वीडियो, जो 27 kg की वेट लॉस जर्नी है, उसे हम स्पेसिफिकली फैट लॉस कहेंगे। उसमें कि 1500 कैलोरीज और 2000 कैलोरीज का एक्सपेंडिचर, ऐसे 500 का डेफिसिट, और जो 1500 हम खा रहे हैं उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पे पूरा फोकस, और उसके साथ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग रेजिम। और सबसे बड़ी बात कि रात में ही प्लानिंग किया था, अगले दिन दूसरे दिन का प्लानिंग पूरा हो चुका रहता था। करेक्ट। और किचन का भी प्लानिंग तूने किया है, वो सबसे उसको मैं एडमायर करता हूँ बहुत ज्यादा कि किस तरह तूने किचन को सेटअप किया है तेरे, क्योंकि तूने खुद कुकिंग किया है जॉब को संभाल के। वो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर। तो अभी तो लॉकडाउन है पर मार्च तक तो मैं ऑफिस जा रहा था। तो इसमें मेरे लिए ऑफिस में खाने का लंच वाला मुझे टिफिन ले जाना पड़ता था। ब्रेकफास्ट तो मैं घर पे करके जाता था, और जैसे ही ऑफिस से वापस आया तो वर्कआउट और उसके बाद डिनर, तो वो फिर से किचन में कुक करता था। और टाइमिंग, ऑफिस का टाइमिंग भी बता, तू कितने बजे घर से निकलता था? करेक्ट। ऑफिस के लिए निकलता था घर से 8 बजे, क्योंकि 9 से 5 मेरा ऑफिस होता है। तो ट्रेन पकड़ के तो 8 o'clock ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो 7:45 to 8 ये 15 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट रहता था। और उसके पहले मैं सुबह उठ के अपना लंच कुक करता था डब्बे के लिए, जो जनरली होता था सब्जी या रोटी सब्जी या फिर दाल चावल लंच के लिए। तो सुबह उठ के वो कुक करके तैयार होके फिर 7:45 to 8 ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद 12:30 to 1 के बीच में लंच कर लिया। राइट। और 4 साढ़े 4 बजे ऑफिस से वापस निकलता था, 5 बजे घर पे आता था, डिनर कुक करके फिर जिम जाता था। राइट। 5 to 5:30 ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पोस्ट वर्कआउट मील तेरा रेडी होता था जब तक तू आता है घर पे। करेक्ट। तो मैं डिनर कुक करके 5:30 जिम जाता था, और 6:30 जब जिम से वापस आता हूँ तो तब मेरा खाना तो बना हुआ ही रहता था। तो मैं जैसे ही जिम से आया जल्दी से एक शावर ले लिया और 5-10 मिनट में और फिर खाना खा लिया। तो इसेंशियली 6:30 बजे जिम से आ रहा हूँ तो 7:15 के पहले मेरा रात डिनर हो जाता था, और 7:15 के बाद एक बार डिनर हो गया, उसके बाद मैं रात 10:30-11 बजे सोने तक कुछ नहीं खाता था। तो जब मैं सो रहा हूँ तब मेरा ऑलमोस्ट सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है, पूरा डाइजेस्ट हो गया है। तो जो ब्रेकफास्ट और स्पेसिफिकली फोकस किया था। हाँ, तो जो ब्रेकफास्ट और लंच है वो तो वर्कआउट में ही डाइजेस्ट हो गया। और जो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ट्रेन पकड़ रहा हूँ,
स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ उधर। और जो डिनर है वो भी मैं, क्योंकि डिनर के बाद 4 घंटे में कुछ भी टीवी देखा, घर वालों से बात किया, जो भी रूटीन है, पर उस 4 घंटे में मेरा सब मतलब डाइजेस्ट हो जाता। और जैसे अमेरिका में तो बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ते हैं, लॉकडाउन हो या ना हो, बर्तन तो मैं ही धो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हाउस हेल्प ऐसे होता नहीं है, मेड सिस्टम यहाँ पे है नहीं। तो वैसे भी जैसे ही खाना हो गया, घर वालों से कुछ बात की, फिर सारा किचन क्लीन किया, बर्तन धो दिए, तो उसी में मेरा डाइजेस्ट हो जाता। तो जब मैं सोने जाता था तब मेरा पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता था। और ये अब 6 महीने के बाद मुझे नोटिस हो रहा है। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया था, हम कहीं बाहर गए थे, काफी लेट हो गया, और हम 11 बजे उसके घर आए, मैंने खाना खाया और सारे मेरे दोस्त और मेरी दोस्त की वाइफ सारे सो गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पिछले 6-7 महीने से जब पेट भरा हुआ हो तब सोने की आदत ही नहीं है। तो अभी मैं तो उस दिन मैं उसके घर के बाहर फिर 20 मिनट पैदल चल के मैंने थोड़ा सा पेट हल्का कर लिया, तब मुझे नींद आई। मुझे लगता है अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफस्टाइल है ये, कि जब पूरा डाइजेस्ट हो चुका हो और पेट हल्का हो तब नींद आनी। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट गया, क्योंकि रात में भूख लगती है ऐसा लगता है, पर मुझे ध्यान में आया कि जैसे तुमने भी कहा था कि वो साइकोलॉजिकल है, थोड़ा रेजिस्ट कर लेंगे तो हो ही जाएगा। फैट लॉस ये लाइफस्टाइल का आउटकम होता है, और न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड योर डेली रिचुअल्स, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। सो ओवरऑल लाइफस्टाइल जब तक करेक्ट नहीं होती है तब तक इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। मतलब you can say 5 out of 100 can only achieve this much great success in terms of transformation। उसमें पूरे लाइफस्टाइल का ख्याल रखा है, इसलिए ये हुआ है। सेकंड चीज हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम जल्दी से खाना खाते हैं शाम को, जितने हो सके उतना जल्दी, जहाँ पे इंडिया में ये कल्चर है कि सनसेट के पहले या फिर 7 बजे से पहले खाना होना चाहिए, ये अगर हम न्यूयॉर्क में फॉलो करते हैं तो बाय नेक्स्ट डेज ब्रेकफास्ट 13 to 14 आवर्स हो रहे हैं। करेक्ट, हाँ 13 तो हो ही रहे हैं। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर योगिक लाइफस्टाइल है, यहाँ पे इंडिया में दीक्षित डाइट भी एक बहुत ट्रेंडिंग डाइट लाइफस्टाइल है, जिसमें भी 16 आवर्स का फास्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उतना नहीं, पर हम एटलीस्ट 13 आवर्स का फास्टिंग स्टेट में है। उस फास्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी बहुत सारा फैट यूज कर रही है फॉर एनर्जी पर्पज, तो इसकी वजह से एक फैट लॉस अच्छा स्पीडअप हुआ। सेकेंड चीज, हमारा सेल्यूलर प्यूरिफिकेशन हो रहा था, क्योंकि हमने टाइम दिया है सभी चीजों को प्रोसेस करने के लिए बॉडी को। करेक्ट। और एक चीज ऐसे हमने डिस्कस की थी कि जब हम हंग्री होते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल लो होती है, बट इट डजंट मीन दैट देयर इज नथिंग इन योर गट। फूड इज स्टिल देयर which has to be passed from your system. It will take time, but just due to low energy levels we feel like eating something, and now you are successfully able to pass on this much time, like 13 hours without any food, which has helped a lot. हाँ बहुत, मतलब वो मुझे लगता है आदत की भी बात है। मुझे तो 3-4 हफ्तों में उसकी आदत हो गई थी, पर हाँ पहले 3-4 हफ्ते काफी मुश्किल रहे। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे लगता था कि एक बिस्किट का पैकेट तो खा ही लूं, बहुत भूख लग रही है पर हो गई आदत 1 महीने में। अभी तो मुझे पता भी नहीं चलता है, मतलब मैं 6:30 6:45, अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जिम तो सब बंद है, तो घर पे ही वर्कआउट चल रहा है, तो 6:30 6:45 इवनिंग में मेरा डिनर हो जाता है, और मैं अगले दिन सुबह 7:30 7:45 सेम टाइम ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता है कि कैसे 13 घंटे, मतलब ऐसे भूख लगते से हाँ निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं। वो बस आदत की बात है। ये मुझे पहले नहीं पता था, पर अभी तो सब मतलब नॉर्मली हो गया ये। भी सबसे ज्यादा क्रेडिट देने वाली चीज वो है चीट मील, और चीट मील के बारे में सभी लोग सुनना चाहेंगे। तो चीट के बारे में बता, तूने किस तरह से क्या लेवल पे डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाया है चीट मील के बारे में 6.5 months? हाँ तो मैंने फेब 15 के बाद मेरा चीट मील आया था 4 जुलाई को। यस।
तो उसके बीच में मैंने एक भी चीट मील नहीं लिया था, क्योंकि मुझे लगता है ये इसका थोड़ा सा रीज़न ये भी है क्योंकि हमने दिसंबर एंड जैन में जब स्टार्ट किया तो मुझे फेब 15 तक 6-7 केजीज लॉस हो चुका था। तो मैं Yes. उसके बाद बहुत रिजल्ट देख के इतना मोटिवेटेड था कि मैंने फिर 4 जुलाई तक एक भी चीट मील नहीं लिया, और फिर मार्च से तो लॉकडाउन भी शुरू हो गया। पर मैंने एक भी चीट मील मतलब मैंने ना बिस्किट खाया है ना चिप्स खाए है, मतलब मैंने स्नैक्स में भी चीट नहीं किया है और मील में तो बिल्कुल नहीं किया। तो हमारा रूल था नो शुगर, नो स्वीट्स, नो बेकरी, नो पैकेज फूड, नो फास्ट Correct. फूड, नो जंक फूड। ये सब भी अच्छे से फॉलो हुआ है। बिल्कुल। पर हमने एक चीज इस 1500 कैलोरीज में हमने चेंज किया था बहुत अर्ली स्टेज में, कि हम वीक में एक दिन कार्ब्स को डबल करते थे टू एंश्योर सफिशिएंट ग्लाइकोजन लेवल्स, नॉट सफिशिएंट बट एटलीस्ट समवॉट ग्लाइकोजन लेवल्स इन योर बॉडी फॉर नेक्स्ट वीक्स वर्कआउट। तो वो उस दिन के बारे में भी थोड़ा बताओ। हाँ, तो वो हमने सैटरडे डिसाइड किया था कि सैटरडे कार्ब्स डबल होते हैं, प्रोटीन फैट सेम रहता है। तो मेरा मेजरली फोकस ये रहता है जब भी कार्ब्स डबल हो तब सैटरडे में बनाना खाता हूँ, क्योंकि फिर कार्ब्स में मुझे उतनी ज्यादा रूम मिलती है एक्स्ट्रा फूड खाने की। तो एक तो मैं बनाना खाता हूँ जिससे कार्ब्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एक बनाना एक एप्पल, उससे मैं कार्ब्स डबल होने में हेल्प होती है। और फिर लंच में मैं सैटरडे पे काफ़ी कुछ इंडियन चीज़ बनाता हूँ जो कार्ब हेवी होती है। जैसे किसी दिन आलू टिक्की खा ली, तो आलू टिक्की तो काफ़ी कार्ब हेवी है क्योंकि उसमें सिर्फ आलू है। तो मैं उसको ऐसे घी में बिल्कुल फ्राई नहीं करता हूँ, बस शैलो फ्राई करता हूँ, लेकिन नॉन स्टिक पैन पे। तो लेकिन किसी और दिन आलू टिक्की नहीं खा सकता क्योंकि 1500 कैलोरीज की कार्ब्स में वो बिल्कुल ही मतलब मैथ गड़बड़ हो जाता है, गणित पूरा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सैटरडे कर सकता हूँ। तो डोसा या उत्तपम या इडली, ये सारी जो चीजें ये मैं सैटरडे लंच पे खाता था, जो मुझे अच्छी भी लगती है, जो अनहेल्दी नहीं है, सिर्फ कार्ब हेवी है, इसलिए मैं बाकी दिन कार्ब हेवी है। और वो उसका टाइमिंग भी बहुत सही तरीके से प्लेस किया है उसको लंच में, के उसके बाद पूरे दिन में वर्कआउट भी होना है और पूरे दिन में वो डाइजेस्ट भी होने वाला है, और वैसे भी हमें कार्ब लोडिंग करना है उस दिन। पर सिर्फ एक मील में, और थोड़ा सा जो बाकी के कार्ब्स आ रहे थे वो फ्रूट से आ रहे थे। करेक्ट। जो हमने कभी बंद ही नहीं किए, फ्रूट्स हमेशा हमारे डाइट का पार्ट था। हाँ, एवरीडे मतलब कम से कम ओवर अ वीक में 6 to 7 टाइप के फ्रूट्स खाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो मिलते हैं तो स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, कीवी, बनाना, एप्पल, ये तो 6 फ्रूट तो मतलब हमेशा से ही मैं एक हफ्ते में ये 6 तो हो ही जाते हैं। कभी ऐड किया तो पाइनएप्पल, या फिर अभी मैंगो सीजन था तो मैंगो। तो उस दिन हमारे कैलोरीज कितने होते थे टोटल इंक्रीमेंट? 1900 So 6 days 1900. Saturday 6 day 1500 and Saturdays 1900. Correct. Yes, this way. पर वो मतलब 1900 से कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वेट बढ़ जाएगा, मतलब वेट लॉस कंसिस्टेंट है। उसमें हमने एक चीज नोटिस की थी, जो हमने पहले ही आइडियली हमने अज्यूम किया था कि ऐसे होगा, और वैसे आइडियली बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है। 2 चीजें बॉडी ने हमेशा रिस्पॉन्ड किया है हमेशा, कि हमारा 800 ग्राम्स एवरेज पर वीक लॉस हुआ है। हाँ, एवरेज 800 ग्राम। एंड सेकंड थिंग, सैटरडे के बाद संडे, मंडे थोड़ा सा वेट में एक तो डिफरेंस नहीं दिखता था, या फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता था कुछ 200-300 ग्राम। और तीसरे दिन एग्जैक्टली ट्यूसडे को हमारा 300 से 400 ग्राम, एटलीस्ट 300 ग्राम तो भी कम दिखता था, कम हो जाता था। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, एवरीडे वेट चेक हम सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग लेते हैं। तो एक्चुअल वेट लॉस समझ जाता है ओवर 7 डेज। वरना क्या होता है, एवरीडे वेट चेक में क्या कभी पानी ज्यादा पी लिया, कम पी लिया, तो वो करेक्ट नंबर भी नहीं पता चलता है। तो एवरी सैटरडे मॉर्निंग उठने के तुरंत बाद पहली चीज इज टू वेट चेक। तो ये एवरी सैटरडे ही हम करते हैं। तो
मोटा मोटी वेट लॉस पता चल जाता है, 100-150 ग्राम इधर उधर हो सकता है, बट ओवर अ वीक कितना हुआ है वो सैटरडे मॉर्निंग पता चल जाता है। और मेजरमेंट्स भी हमने लेके रखे थे टू इंश्योर कि वो इंच लॉस हो रहा है। करेक्ट, इंच लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा, बहुत वेस्ट ज्यादा। का जो हाँ, गर्थ waist- मेजरमेंट्स है वो वेस्ट ऑलमोस्ट 6 इंचेस कम हुई है, फ्रॉम 38 टू 32। 38 टू 32। हाँ, तो ये इंडिकेटर है फैट लॉस का, इंच लॉस हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज होता नहीं है, इतना इंचेस में कम नहीं होता है। वेट लॉस होने के 25 किलो कम होने के बाद भी बॉडी कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ओनली वेइंग स्केल पे स्केल डाउन होता है, बट बॉडी कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। करेक्ट। हाँ, और इंच ऐसे- लॉस मुझे तो लगता है इंच लॉस सारा फैट लॉस का ही है, मतलब मुझे एक्चुअली जो चेंज दिखता है वो थोड़ा सा निग्लिजिबल हो सकता है मसल लॉस, क्योंकि हम हमेशा डेफिसिट में है। हाँ, और लाइफस्टाइल अच्छी होने की वजह से हमने उतने कैलोरीज में उस कैलोरीज को वाइजली यूज करना सीख लिया। ऑप्टिमाइजेशन हो गया एनर्जी का। अभी डाइट का पार्ट तो तूने पूरा एक्सपीरियंस तेरा शेयर किया है। अभी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करी, लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद। हाँ, तो लॉकडाउन से पहले और ट्रेनिंग में हमने क्या क्या किया पूरा डिटेल में, मतलब हाँ। कौन से एरियाज को हमने हिट किया था। तो लॉकडाउन से पहले हमारा ट्रेनिंग रेजिम था मंडे लेग्स, ट्यूसडे कार्डियो, वेंसडे था 30 मिनट कार्डियो एंड एब्स, थर्सडे था बाइसेप्स बैक, फ्राइडे फिर था कार्डियो, और सैटरडे था चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, और संडे रेस्ट। यस। तो इसमें ये स्ट्रिक्ट रेजिम था, जिसमें आई थिंक ओनली चेंजिंग फैक्टर था कि हम वेट ऐड करते थे एवरी वीक। Yes. लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे हेल्पिंग फैक्टर जो मैं पहले नहीं करता था, और जो जब हमारी बात हुई उसके बाद जो तुमने रूटीन दिया था उसमें मैंने इंक्लूड किया, वो था वार्म अप सेट। तो मैं कभी वार्म अप सेट नहीं करता था उसके पहले, जब मैं खुद Yes. जिम जाता था। तो मुझे लगता है वार्म अप सेट से मेरा पोस्चर काफी सही रहा है। और जो तुमने काफी सारे वीडियोस या तुम्हारे फोटोज या काफी वीडियोस भेजे थे जिसमें पोस्चर एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर कोई तुम चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो वेट कैसे उठाना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, या वो हमने बहुत ट्राई किया कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके जितना हो सके उतना कन्वे कर सके राइट टेक्निक एक्सरसाइज की। स्टिल उसमें स्कोप है अभी भी इम्प्रूवमेंट का। जब इंडिया में मिलेंगे तो उसको और अच्छे से करेंगे। और तो मुझे लगता है जो पोजीशनिंग से ना ऑटोमेटिकली 5-10 किलो एक्स्ट्रा उठाने की कैपेसिटी तो करेक्ट पोस्चर में ही आ गई थी। यस। तो जैसे ही मैंने पोस्चर करेक्ट किया, जो मैं पहले 10 किलो उठाता तो मेरे मसल नहीं बढ़े, मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, पर पोस्चर करेक्ट होने के कारण मैं अब 15 उठा पाता हूँ। तो वो मुझे काफी हेल्प हुई, तो वो वार्म अप सेट से काफी हेल्प हुई। और वो जो लगता है एडिशनल पाउंडेज हम उठाते हैं उसकी वजह से हमारा ब्रेकडाउन भी बढ़ता है, और ब्रेकडाउन बढ़ता है तो फिर हमारा वो ब्रेकडाउन को रिकवरी करने के लिए लगने वाला एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है कैलोरीज का, उसका आफ्टर इफेक्ट होता है। हाँ, और करेक्ट पोस्चर का मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि 6.5 मंथ्स में अगर पाउंडेज ऐड कर रहे तो करेक्ट पोस्चर की वजह से मुझे कोई भी इंजरी नहीं हुई। वरना मैंने काफी मेरे दोस्तों का सुना है कि ज्यादा वेट उठाने गए और इंजरी हुई, और फिर 3 महीने फिर घर बैठना पड़ गया, तो सारी मेहनत फिर हुई। तो मुझे एक्स्ट्रा पाउंडेज में भी कुछ भी इंजरी नहीं हुई है, और रिजल्ट अच्छे रहे। हमने हमेशा इंटेंसिटी बढ़ाई है, बट बहुत ग्रेजुअली बढ़ाई है। हाँ, बहुत ही स्लोली, मतलब नहीं ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी नहीं, बहुत ही स्लोली। मतलब मुझे लगता है कि उसी की वजह से ये अभी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है, क्योंकि वो इतना स्लो था। अगर मैं एक ही दिन में बिल्कुल मतलब प्रो जैसे पूरा करने जाता तो इतना चेंज मैं तो सहन नहीं कर पाता। जैसे डाइट भी फॉलो करो, कुकिंग भी करो, वेट भी उठाओ, सब अच्छा करूंगा, और फिर 1 वीक के बाद मोटिवेशन डाउन हो जाती है। इसमें से एक बात सीखने की है जो पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा मेरे लाइफ में मैं ऐड करना चाहता हूँ, कि हर रोज जब मोटिवेशन लगता है ना तो वो सही माइंडसेट नहीं है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन मोटिवेशन ऑलवेज।
इट वर्क समटाइम्स। और ये तुझ में मैंने नोटिस किया है कि मोटिवेशन ड्रिवन नहीं था कभी भी। नहीं, छोटे स्मॉल चेंजेस जो मैं एडजस्ट धीरे धीरे सहन कर सकता हूँ, यही चेंजेस थे मेरे। मैं ऐसा कोई बड़ा चेंज जो 4 दिन में फिर बंद हो जाए वैसे तो हमने किया नहीं था कुछ। नहीं किया नहीं। हमने इसके साथ वेट ट्रेनिंग पे हमने बहुत पहले से ही फोकस रखा था, क्योंकि वो हमें, मैंने तो जो एक्सप्लेन भी किया था कि बेस्ट टूल है टू रेस्ट। तेरा वो चालू रह रहा, मेटाबॉलिज्म अप रहता है इन रेस्ट आल्सो ड्यू टू दैट ब्रेकडाउन। और उसके साथ हमने बाकी सभी फैक्टर्स पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है, जैसे कार्डियो है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी पे मैंने तुझे खास करके बोला था कि इस पे काम करना, कि उससे वेट ट्रेनिंग हैम्पर नहीं होगी और इम्प्रूव होगी वेट ट्रेनिंग। वो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का रूटीन, उसके बारे में बताओ जरा। मतलब उसमें एक सबसे जरूरी एक जो मुझे लगता है वो था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जो तुमने पूरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दिए थे, उससे मुझे एक फायदा हुआ। जो पहले मैं जिम जाता था ना, तो मेरे मसल्स बहुत सोर रहते थे, पता नहीं मैं कुछ गलत कर रहा था। जब भी वर्कआउट हो जाता था तो ऐसे लगता था कि मसल सोर है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है। पर ये सारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की वजह से मुझे बिल्कुल भी, मतलब मैं एक्स्ट्रा पाउंडेज भी उठाता हूँ तो मुझे मसल सोरनेस बिल्कुल नहीं आती थी। आई थिंक ये पार्ट था कि हमने प्रोटीन इंटेक भी मेंटेन किया था और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कंपलसरी करता हूँ, कंपलसरी मतलब टाइमिंग की वजह से अगर मैं बिजी हूँ तो मैं एक आध वेट कम उठा लूंगा, लेकिन स्ट्रेचिंग मिस नहीं करता हूँ। yes. तो उससे मुझे काफी वो जो सोरनेस होता है वो बहुत बार लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, और जो हमारा वेट ट्रेनिंग के बाद ब्रेकडाउन होता है वो स्वीट पेन होता है। वो मूवमेंट में दिक्कत नहीं आती उससे, पर जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और वो क्लियर आउट नहीं हो पाता, तब हमें बहुत मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो हमारा फोकस था कि हम लैक्टिक एसिड को बिल्ड ना करें, पर हम मसल्स को ब्रेक करें, कैटाबॉलिज्म हो हमारे शरीर में। और उसके लिए हमने रेपिटेशंस पे भी बहुत ध्यान रखा था। हमने हाई रेपिटेशन वर्कआउट नहीं लगाया। नहीं सारे मुझे लगता है, हाँ, वार्म अप मैक्सिमम रेपिटेशन वार्म अप में ही 20 थे। तो मतलब और सारे सेट स्टार्ट होते थे 15-12-10 ऐसे ही था, कुछ ज्यादा रेपिटेशन थे भी नहीं। और हम उसे कम करने वाले थे और 10-8-6 ऐसे आने वाले थे, पर वहाँ पे जिम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो अभी 3 अगस्त जिम शुरू हो रहा है। ग्रेट। और हमारा प्लानिंग भी है, अभी हम बहुत, हमारा 75 का हमारा टारगेट है, और उसके बाद हम स्पेसिफिकली मसल, और हमारी जर्नी हम यहाँ पे रोकने नहीं वाले हैं। हमारी जर्नी कंटिन्यू होने वाली है आफ्टर वेट लॉस। अभी हम बॉडी कंपोजिशन को इस तरह से बनाने वाले हैं कि ये लाइफ में प्रॉब्लम आए ना फिर से। हाँ, नहीं, अभी लाइफस्टाइल का ही पार्ट हो गया, तो बिकॉज स्मॉल चेंजेस और सारे इतने अच्छे मतलब गाइडेंस की वजह से भी ये लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है। तो अभी मतलब ये छूटेगा भी नहीं। जो मतलब बड़ा चेंज होता है तो फिर छूट जाता है वो। कार्डियो के बारे में, कार्डियो को किस तरह से मैनेज किया हमेशा लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी? लॉकडाउन के पहले कार्डियो होता था 30 मिनट्स ट्रेडमिल और 30 मिनट्स रोइंग मशीन। राइट। मैंने बैटल रोप ट्राई किया था, पर मुझे बैटल रोप में काफी मेंटली टफ होना चाहिए इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए। यस। तो मेरे से गिव अप हो जाता था, तो मैंने बैटल रोप ज्यादा किया नहीं। तो 30 मिनट्स ट्रेडमिल और 25 to 30 मिनट्स रोइंग मशीन, ये कार्डियो था लॉकडाउन से पहले। कभी कभी ट्रेडमिल की जगह मैं इलिप्टिकल करता था या फिर बाइसिकल करता था, पर मेजरली मैं ट्रेडमिल करता हूँ क्योंकि मुझे भागना मजा आता है। एंश्योर मस्कुलर एंड्योरेंस, हमने ये ट्रेडमिल से थोड़ा सा इलिप्टिकल और रोइंग पे भी फोकस किया था। सभी मसल्स यूज हो, उसका एंड्योरेंस भी बढ़े। रोइंग में अपर बॉडी तो बहुत ज्यादा यूज हो जाती है, क्योंकि ट्रेडमिल में अपर बॉडी का बिल्कुल भी यूज नहीं। ट्रेडमिल में सिर्फ लोअर बॉडी यूज होती है, वो था। और लॉकडाउन में तो कार्डियो के लिए मैं 2 चीजें करता था। एक तो मैं रनिंग, और दूसरा मेरी बिल्डिंग में, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो 8 फ्लोर चढ़ो उतरो स्टेयर्स, जो कि जिम में एक मशीन होती है स्टेयर मास्टर नाम की। उसी का इफेक्ट है ये कि मैं उस स्टेयर्स चढ़ता हूँ उतरता हूँ। और वो एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का भी पार्ट है, क्योंकि तुम जब
चढ़ते हो तो तुम्हें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है, और Correct. उतरते समय हम रिकवरी भी होती है हमारी, फिर से हम Correct. इंटेंसिटी बढ़ाते फिर से रिकवरी लेते, तो इट्स अ टाइप ऑफ HIIT, और उसमें लोअर बॉडी बहुत स्ट्रेंथन होती है। हाँ, और मुझे ट्रेडमिल में भी हमने हाई इंटेंसिटी रखा था कि हम स्पीड वेरी करते थे। जो 30 मिनट ट्रेडमिल था उसमें 2 मिनट्स एक स्पीड पे, फिर 1 मिनट बहुत ज्यादा स्पीड पे, फिर आगे तो ये 3 मिनट्स का एक सेट हो गया, तो 30 मिनट्स में से 10 सेट होते थे, मतलब 2 मिनट लो स्पीड, 1 मिनट हाई स्पीड, 2 मिनट लो, कभी भी बॉडी को एडजस्ट नहीं होने दिया। हाँ यस, हमारी बॉडी एडजस्ट हुई ही नहीं कोई एक्सरसाइज को, हमने हमेशा कार्डियो के टाइम पे एक तो फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ एक्सरसाइज या फिर स्पीड या फिर डिस्टेंस या फिर टाइम हमेशा वेरी किया है, तो उसकी वजह से तो हमेशा इंटेंसिटी बढ़ती रही है उसकी, ये भी एक और अच्छा मैं टेकअवे है। कोई भी कार्डियो के बाद मुझे कभी, मैं ऑलमोस्ट हमेशा उतना ही थका हुआ रहता था, कभी मुझे आदत नहीं हुई किसी कार्डियो की, मैं हमेशा उतना ही एक्सर्शन होता था, तो मुझे लगता है वो वेरिएशन काफी हेल्पफुल था। तो अभी हमारा यहाँ से आगे प्लान है, हम 75 तक टारगेट को, जो हमारे हमने साइकोलॉजिकली भी डिसाइड किया कि 75 तक हम आएंगे नीचे, और फिर उसके बाद हम मसल गेन पे फोकस करेंगे स्पेसिफिकली, और उसके लिए हम करने वाले हैं कार्ब लोडिंग, के मसल गेन होता रहे और फैट लॉस भी कंटिन्यू रहे, और यही अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते हुए मसल गेन के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जिससे कंपोजिशन और अच्छा हो बॉडी का, लीन बॉडी मास बढ़े, और उस लीन बॉडी मास की वजह से कंपोजिशन अच्छा रहेगा, और जल्दी फैट एक्यूमुलेट होगा नहीं, फिर वेट जल्दी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल डिफिकल्ट जर्नी शुरू होने वाली है। कम तो कर लिया पर भी इसको सस्टेन करना है। करेक्ट, और मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी वैसे थोड़ी सी एक आसान है, क्योंकि डाइट में तो मैं सारा खाता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं खाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए सस्टेन करना भी मतलब आसान है। क्योंकि अगर डाइट ऐसा था कि ये मत खाओ वो मत खाओ तो फिर मुश्किल हो जाता, क्योंकि कितने दिन ना खा के रह सकते हैं। मैंने अभी एक नोटिस किया कि मेरा फोन पकड़ने का एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने एक ही राइट हैंड में मैंने पकड़ के रखा है, और अभी तक पेन नहीं हुआ है मुझे इतने टाइम में। बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जो भी लोग फॉलो करना चाहते हैं उनको समझ में आएगा कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्लानिंग, आपके जो डाइट, एक्सरसाइज, सभी चीजों का कैसा रोल प्ले होता है, और ये सब समझ में आएगा जो भी इसको देखेगा। और मैं तो बस यही बोलूंगा, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं कि अक्षय जो भी बोलेगा बस ब्लाइंडली फॉलो करना, मैंने तो वही किया है। मैंने जब से मैंने एक भी इंटरनेट वेबसाइट खोली नहीं है, मैंने एक भी जगह कुछ रिसर्च नहीं किया है, मैंने जो भी अक्षय ने बोला है वो मैंने जैसे का तैसा फॉलो किया। बस एक चीज है, जो अक्षय बोलता है वो मैं 100% फॉलो करता हूँ, उसमें बिल्कुल कुछ भी एरर नहीं छोड़ता हूँ, और बस वही मेरा। तो मुझे जितने भी लोगों ने बोला है कि हमें भी डाइट लिख के दो, तो मैंने कहा भाई मैंने तो अपना डाइट लिखा नहीं है, तो मुझे तो इसमें कुछ भी पता नहीं है, ये सारा अक्षय ने किया है, मैंने बस फॉलो किया है। तो मैंने मेरे दोस्तों को भी, जो भी मुझे पूछते हैं उनको बोला है कि अगर तुम फॉलो करने की पूरी क्षमता रखते हो तो मैं अक्षय को कांटेक्ट देता हूँ, आप उससे कांटेक्ट करो। पर मेरे लिए बस एक ही है कि जो भी मेरे व्हाट्सएप पे जो भी अक्षय से आया है मैं उसको 100% फॉलो करता हूँ। ऐसे तो हम दोस्त तो बहुत पहले से है, पर जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमने कभी वहाँ पे प्रोफेशनली ही हमने हर चीज को देखा है, हमने वहाँ पे दोस्ती या फिर थोड़ा सा क्या बोलते, मैंने कभी तुझको ऐसे एडजस्टमेंट ज्यादा करके नहीं दिया, मतलब छूट नहीं दी है बहुत सारी चीजों में, और वो चीज तूने फॉलो की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि फॉलोअप नहीं मिलता है लोगों से, और उनकी वजह से उनकी जर्नी रुक जाती है। फॉलोअप मतलब इतना डिसिप्लिन फॉलोअप, मेरे पास जितने एथलीट्स है क्रिकेट खेलते हैं उनका भी मैंने इतना फॉलोअप नहीं देखा कि एवरी सैटरडे वेट कम हो या ज्यादा हो, वेट का अपडेट आना ही आना है। पूरे वीक में कोई प्रॉब्लम हो तो हम व्हाट्सएप पे हमारी चैटिंग अगर हम शेयर करें लोगों के साथ, तो वो मतलब एक पूर्ण PhD झालेली थी, प्रबंध बनलाय तो पूर्ण। इतना हमने चीजों पे डिस्कस किया है साइंटिफिकली, काफी डिस्कशन हुआ, और वो डिस्कशन की वजह से क्लैरिटी भी आती है, और क्लैरिटी गिव्स यू कॉन्फिडेंस।
करेक्ट। हाँ, तो और मैं काफी जो भी मुझे क्वेश्चंस थे वो भी मैं जैसे कुछ चीजें यहाँ पे मिलती है जो डाइट का पार्ट बन सकती थी, जो भी क्वेश्चंस थे तो मैंने वो हमेशा पूछता रहा हूँ मैं, और उससे मुझे लगता है काफी क्लैरिटी मुझे भी मिली है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे बैलेंस करना चाहिए। रितोष, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा टाइम तूने निकाला मेरे लिए आज, और अरे रात का समय है। एनी डे नहीं, फ्राइडे नाइट है तो 2 दिन छुट्टी रहती है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। रितोष, अरे बस का यार। गुड नाइट। चलो बाय।